अध्याय 9 देख रहे हैं, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, इसका मतलब जाति और सामाजिक सुधार के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जितने भी रिफॉर्मर्स रहे या समाज सुधारक रहे, उसमें मोस्टली उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो ये हमारे देश में, सब कॉन्टिनेंट में, ख़ास तौर पे जो वर्ण व्यवस्था है जिसे हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। कास्ट सिस्टम क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर अति शूद्र, यानी ये जो एक लैडर बना रखा है, जातिगत विभेद है, उसके बारे में कई लोगों ने बात की। अब रॉय साहब ये तो माहिर थे, एंशिएंट टेक्स्ट को निकाल के लाते थे, प्राचीन चीज़ों को निकाल के लाते थे जो हमारे अलग अलग पवित्र ग्रंथों में लिखी है। तो इन्होंने क्या किया कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बौद्ध धर्म का एक लिखित, उसको ट्रांसलेट किया। और जो ये ओल्ड इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, यानी कि भाषा में चेंज किया, वो बड़ा क्रिटिकल था कास्ट को। अब बुद्धिस्ट के बारे में हम जब जानते हैं तब हमें पता लगता है कि बुद्धिज्म में कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होता है। बुद्धिज्म में सब बराबर होते हैं, जैसे मुसलमानों में सब बराबर होते हैं, वहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। तो कई लोगों ने बात की, जैसे आप देखिए एक प्रार्थना समाज, इन्होंने क्या किया कि जो भक्ति का ट्रेडिशन है, भक्ति मतलब पूजा अर्चना, अपने इष्ट के प्रति आपका भाव, और इन्होंने कहा कि भाई जो भक्ति है वो है सबकी बराबरी, मतलब सारे कास्ट, ऑल कास्ट कह दीजिए, उन सबकी बराबरी। मुंबई में चले आइए, यहाँ पर आप देखिएगा, ये परमहंस मंडली के साहब को मैंने दिखाया हुआ है। ये जो परमहंस मंडली है 1840 में इसको बनाया गया, और इन्होंने भी यही काम किया कि भाई कास्ट सिस्टम जो है इसको अबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो जितने भी मैं कह रहा हूँ ना कि रिफॉर्मर्स और मेंबर्स थे, आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि कास्ट सिस्टम के विरुद्ध उन्हीं लोगों ने बात की मोस्टली जो अपर कास्ट से आते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय से आते थे। तो जितने भी रिफॉर्मर्स रहे और जो मेंबर्स रहे, मतलब जो जिन्होंने सुधारक का काम किया, रिफॉर्म एसोसिएशंस बनाए या संगठन बनाए कि सुधार हो, वो मोस्टली कौन थे? अपर कास्ट के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी क्या होती थी? मीटिंग होती थी, और ये क्या करते थे, जब ये लोग साथ में बैठते थे ना, तो अगर मान लीजिए कोई अलग जात का है, बाकायदा ये खाना खाते थे उनके साथ। छूना छुलाना जो भी बहुत मुश्किल माना जाता था, बहुत उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी कि आप किसी अछूत को छू लो या उसके हाथ का खा लो, लेकिन ये करते थे क्योंकि ये दिखाना चाहते थे, ये जताना चाहते थे कि जो कास्ट प्रेजुडिस है, यानी धार्मिक या कहे सामाजिक पूर्वाग्रह है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब आइए 19वीं शताब्दी, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, चाहे आप डच बोले, चाहे आप ब्रिटिशर्स बोले, फ्रेंच, तो क्रिश्चियन मिशनरीज तो यहाँ पर आए। और इन्होंने क्या किया कि जो वंचित ग्रुप था, जो ट्राइबल ग्रुप था जैसे, और लोअर कास्ट जो थी, तो जो ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, जो जनजाति या आदिवासी क्षेत्र से आते हैं या उस समाज को बिलोंग करते हैं, और जिनको समाज में सबसे निचले दर्ग यानी कि शूद्र और अति शूद्र मान रखा है, उनके लिए इन्होंने स्कूल खोले। इसी समय, बिल्कुल इसी समय हुआ ये कि आप देखिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का आधिपत्य होने लगा था, हो गया था ऑलमोस्ट, और जैसे ही अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया तो उन्होंने फिर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। अब जो गरीब है, मान लीजिए आप कोई लोअर कास्ट का आदमी है, एक लोअर कास्ट का आदमी जिसका उस समाज में बहिष्कार होता है ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा तो बहिष्कार नहीं होता लेकिन वर्चुअली बहिष्कार ही हो रहा है, उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है। तो वो गांव से निकल के ऐसी जगह जाने लगे, शहर में जाने लगे, जैसे फैक्ट्रीज बन रही थी वहाँ जाने लगे, या जो म्यूनिसिपैलिटीज़ का काम होता है, नगर निगम का काम होता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते थे उस ज़माने में, वहाँ पर काम होने लगा था। तो उसके लिए ये लोग लेबर का काम करने के लिए वहाँ सब निकले गए। इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ, आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये छोटी सी बच्ची है, और लड़का भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये बहुत कम उम्र में
लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और उसके बाद जब ये लोगों ने आवाज़ उठाई और बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने काम किया, तो हुआ ये कि ये आपको डेट याद रखनी है, 1929 इसमें जो चाइल्ड मैरिज है ये एक्ट को मतलब रिस्ट्रेंट एक्ट लाया गया। रिस्ट्रेंट एक्ट का मतलब ये होता है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी। जो बच्चों की मैरिज हो जाती थी जिसे हम बाल विवाह कहते हैं, ये अब नहीं होगी। तो इन्होंने उस ज़माने में जो, जबकि ये बात हुई 1929 में, इसमें जो उम्र रखी आदमियों के लिए, मेन के लिए रखी 18, फिर विमेन के लिए, औरतों के लिए रखी, लड़कियों के लिए रखी 16। मतलब इससे कम उम्र में इनकी शादी नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट द लॉ होगा, कानून के खिलाफ होगा। फिर आगे चल के आप जानते हैं जैसे आज 21 साल हो गया औरतों का और लड़कियों का, आदमियों का 21, और 18 साल लड़कियों का हो गया। तो हमारी बात चल रही थी कि जो गरीब थे, जो निचले जात के खास तौर पे, वो लोग आगे बढ़े। यहाँ पर एक नाम आने वाला है, आत्माराम पांडुरंग। देखिएगा इन साहब को, आत्माराम पांडुरंग। तो कई सारे ऐसे लोग थे जो, अब आप बताइए कि कहीं कोई शहर का विकास होगा तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे नालियाँ बननी है, जैसे हम ड्रेन्स कहते हैं, बिल्डिंग्स बननी है, ठीक है, ड्रेन बननी है, और रोड्स बननी है। ये रोड्स हो गई। अब सिटी को क्लीन भी करना है, साफ भी करना है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, कूली लोग चाहिए, इसके लिए आपको खोदने वाले या डिगर्स चाहिए, सामान ढोने वाले कैरियर्स चाहिए, जो ब्रिक लेयर्स हम कहते हैं, कहने का मतलब जो आज हम कहते हैं राज मिस्त्री टाइप, वो ब्रिक लेयर्स ये लोग चाहिए थे। जो अंदर गंदगी होती है, सीवेज क्लीनिंग, वो चाहिए। रिक्शा को, उस ज़माने में रिक्शा बड़ा पॉपुलर था, हाथ से रिक्शा खींचते थे, तो रिक्शा पुलर्स चाहिए थे। तो ये सब जो लेबर आया कहाँ से, ये जो लेबर आया कहाँ से, ये गांव से आया। और गांव के कौन लोग आएंगे? आपको लगता है कि ज़मींदार आके ये काम कर रहे होंगे? नहीं, ये लो कास्ट के लोग, जो निचली जाति को माना जाता था हमारे वर्ण व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था में, वो लोग आए। अब इसमें से कई लोग जो हैं वो प्लांटेशन के लिए, जैसे बागान में काम करने के लिए, प्लांटेशन मतलब होता है बागान, तो प्लांटेशन काम करने के लिए कई जगह गए। जैसे आसाम चले गए, जैसे मॉरिशस चले गए, विदेश भी गए, जैसे ट्रिनिडाड टोबैगो चले गए और इंडोनेशिया चले गए। अब ये जो नई नई जगह गए, वहाँ पर तो ये लोग बेचारे पहली बार गए थे, तो लेबर की तरह गए थे, और बागानों में तो बड़ा ज़बरदस्त काम कराया जाता था। तो एक तरीके से बड़ा मुश्किल रहा इनका समय, बट एक तरीके से अच्छा भी रहा। वो क्यों? क्योंकि ये जब गांव में रहते थे, लोअर कास्ट के लोग जो यहाँ गए, इनका जो सामाजिक ऑपरेशन था, दमनकारी व्यवस्था थी। अपर कास्ट खास तौर पे जो लैंड ओनर्स थे और जो ब्राह्मण थे, वो जिस तरीके से इनसे व्यवहार करते थे, हर दिन बेइज्जती होती थी। इसको यहाँ लिखा गया डेली ह्यूमिलिएशन। हर दिन बेइज्जती होती थी, हर दिन इनके कोई ना कोई दुख इनका रहता ही रहता था। तो एक तरीके से ये बेचारे बच के निकल गए। ये एक बागान का चित्र दिखाना चाहता हूँ मैं। ये एक शिप है जिसके थ्रू ये लोग जाते थे विदेशों में, कूली शिप है। इस शिप का नाम है जॉन एलन, ध्यान रखिएगा, जॉन एलन है। और ये लेबर्स को, यानी श्रमिकों को मॉरिशस ले जा रहा है। यहां दो चित्र है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक तो मैं लोअर कास्ट का दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमने दो बात की, लोअर कास्ट और ट्राइबल्स, इनकी बात की थी, है ना। तो आप देखिए, और एक बीच में एक और चीज जोड़ने वाला हूं मैं, बड़ा आपको सुन के अजीब सा लगेगा। पहले ये बता दूं कि केवल यही जॉब नहीं थे, इसके अलावा भी जॉब लोअर कास्ट के लिए बनाए गए। जैसे जो ब्रिटिश लोग थे वो तो समझ गए थे कि भाई यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है, और जो लोअर कास्ट है उसके लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो उन्होंने क्या किया कि बाकायदा, जैसे महार कास्ट था, आपको पता है ना, B.R. अम्बेडकर साहब जो है वो महार कास्ट से आते थे, और वो भी अनटचेबल यानी अछूत जाति से आते थे। तो महार एक रेजिमेंट बना ली इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक महार रेजिमेंट बनाई और महार लोगों को इसमें रिक्रूट किया बाकायदा, ठीक है। अब आप देखें कि जो B.R. अम्बेडकर साहब की मैं बात कर रहा हूं, B.R. अम्बेडकर, ये जो साहब हैं, इनके पिताजी, ये पूछा जाता है, इनके जो फादर थे, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछूं, फादर इनके क्या करते थे, तो आप क्या बताएंगे? ये क्योंकि B.R. अम्बेडकर साहब हमारे दलित मूवमेंट, या ये कहें कि जो निचले जाति के ने अपने उत्थान के लिए जो मूवमेंट किया, उसमें बहुत बड़ा नाम है। इनके पिताजी के बारे में अगर आप जाने, तो ये आर्मी स्कूल में ही ये टीचर थे। क्या थे? टीचर थे, ध्यान रखिएगा। अब यहां मैं बताना चाह रहा हूं लोअर कास्ट के बारे में। हुआ ये कि जो भी
कोई भैंस मर गई, गाय मर गई, बकरी मर गई, जो भी मर गई, जो भी गंदा होता था, कुत्ता बिल्ली, उनको यही लोग उठाते थे, ये लोग उठाना पड़ता था, ये कहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जो डेड एनिमल्स को तो उठा ही रहे हैं, और ये काम बाकी जो ऊंची जाति है ये एकदम गंदा मानती थी, मतलब पोल्यूटिंग, भ्रष्ट करने वाला मानती थी। लेकिन कभी कभी जो जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जो जूते, क्योंकि जूते का काम चमड़ा जमा करते थे, चमड़े का जूते का काम यही करते थे। अब ये काम यही कर सकते हैं, कोई जमींदार या कोई पंडित तो करेगा नहीं। तो हुआ ये कि इनके पास जब रिक्वायरमेंट आई, या देश में रिक्वायरमेंट आई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया भाई, अब हमें शूज़ चाहिए, जूते चाहिए, तब इनके पास लोग भागे और फिर इन्होंने कहा कि अच्छा जी ठीक है हम बनाएंगे, लेकिन हमको ये दाम चाहिए, और इस दाम में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया, राइट। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोग हैं मदिगास। मदिगास पूछा जाता है कहाँ के हैं बताइए, आंध्र प्रदेश के हैं ये। तो ये अनटचेबल कास्ट है, अछूत कास्ट। मैं तो जैसे आपको कहता हूँ कि मैं तो इन सबको नहीं मानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस ज़माने में ये अनटचेबल थी, और आजकल भी विलेजेस में तो ये होता ही होता है। तो इनका बेसिकली काम था कि इनको सब गंदगी साफ़ करना है, मतलब क्लीनिंग हाइट्स कहते हैं इसको, और उसके बाद इनकी टैनिंग यानी ये चमड़े को तैयार करना जूता बनाने के लिए या और चीज़ें बनाने के लिए। उसके बाद ये जूते बनाते हैं जिसे हम सीविंग मतलब सिलना, सैंडल्स को जूते चप्पल उस ज़माने में कहा जाता था। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो चित्र आप देख रही हैं आदिवासियों का है। ये लोग हैं दुबलास, कहाँ के हैं, और ये मैं आपको ले जा रहा हूँ गुजरात में। कहाँ ले जा रहा हूँ? गुजरात में। दुबलास गुजरात के हैं, और ये इनके सर पे जो है मैंगोज, आम है। लेकिन दुबलास का काम क्या था? बेसिकली ये अपर कास्ट के घर में काम करते थे। उनकी फील्ड में उनकी जो ज़मीन थी अपर कास्ट की, उनकी ज़मीन पे ये दुबलास काम करते थे, और इसके अलावा इनके घर की देखरेख सारे जो छोटे बड़े सारे काम करते थे। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा, नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। इसका मतलब क्या है? हुआ ये कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैंने आपको बताया था 4 प्रेसिडेंसी है, और 1829 से आगे एक यहाँ पर एक बात बताई गई है कि ऐसा था कि जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए थे, जैसे ये स्कूल है और यहाँ पर एक कमरा है, इस कमरे में अपर कास्ट के लोग बैठते थे और लोअर कास्ट के लोग इसमें अलाउड नहीं थे। तो अगर उन्हें पढ़ना होता तो क्या कहते थे, क्योंकि अगर ये लोअर कास्ट अपर कास्ट के पास आ जाएंगे तो ये तो भ्रष्ट हो जाएंगे, ये तो गंदे हो जाएंगे, क्योंकि ये गंदा काम करते हैं, ऐसा माना था। तो ये बेचारे बच्चे बाहर बैठते थे, और ये बच्चे बाहर बैठते थे और बाहर बैठ के सुन के पढ़ते थे, टीचर को आमने सामने नहीं देखते थे। तो ऐसा ज़माना भी इस हिंदुस्तान ने देखा है। यहाँ पर हम एक बहुत बड़े नाम के बारे में बात करेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन ये साहब है श्री नारायण गुरु, ध्यान रखिएगा ये नाम है इनका। तो बात ये यहाँ से शुरू होती है कि अब सबने कहा भाई समानता और जस्टिस, न्याय मिलना ही चाहिए, ठीक। तो हुआ ये कि जब हम 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में आते हैं, यानी कि 1850 से लेकर 1900 पर आते हैं, तो कई लोग जो नॉन ब्राह्मण थे, यानी कि जो जैसे मैंने कहा वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र, तो यहाँ के जो लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे, मतलब जो अपर कास्ट में नहीं थे ये कह लीजिए, उन्होंने कई सारे आंदोलन किए। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, मतलब वर्ण व्यवस्था या वर्ण समाज में जाति का भेद जो था, उसके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ उठाई, बहुत जम के आवाज़ उठाई। और इन्होंने कहा था देखिए साहब, हमको सामाजिक सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता में हमको चाहिए ही चाहिए, और दूसरा हमको जस्टिस चाहिए, यानी कि न्याय चाहिए। तो यहाँ पर आप जो साहब देख रहे हैं इनका नाम है गुरु घासीदास, और ये सतनाम आप जो देख रहे हैं सतनामी है। सतनामी मूवमेंट, ये सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य भारत की बात। तो घासीदास साहब ने सतनामी मूवमेंट की शुरुआत की, और इन्होंने किसके बीच में काम किया, जिसे हम चर्मकार कहते हैं ना, लेदर वर्कर्स, जो अभी मैंने आपको दिखाया, आपको जो मदिगास दिखाए थे ना मैंने, वो उसी तरीके के लोगों के साथ ये रहे और उनके बीच में इन्होंने काम किया, और इनका सोशल स्टेटस चर्मकारों का सही बने, थोड़ा ऊपर आए, इस पे काम किया। अगर आप यहाँ पर आ जाए, ये साहब जो देख रहे हैं आपको, इनका नाम है हरिदास ठाकुर। क्या नाम है इनका? हरिदास ठाकुर। ये आपके ईस्टर्न बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर मथुआ, इन्होंने किसके साथ काम किया? चंडाल लोगों के साथ। अब चंडाल भी ये इसी तरीके से माना जाता था कि गंदगी साफ करते हैं, गंदा काम करते हैं। तो जो चंडाल कल्टीवेटर्स थे,
या चंडाल लोग थे उनके बीच में काम किया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो ब्राह्मण टेक्स्ट थे, क्योंकि सारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, चाहे आप वेद देखें, पुराण देखें, जितने भी हैं, उनके खिलाफ बात की। इन्होंने ये कहा कि भाई जो कास्ट सिस्टम बनाया गया है ये ब्राह्मणों ने बनाया और हम इसकी खिलाफ बात करते हैं, बिल्कुल गलत है ये। और अब हम आ जाते हैं केरला। कहाँ जाते हैं? केरल। केरल में ये जो साहब है, अच्छा केरल में जो आज का केरल है, यहाँ पे एक गुरु साहब है थे, और ये गुरु साहब थे एझावा कास्ट के। किस कास्ट के? ये भी थोड़ा सा निचली कास्ट में आती है। इसमें जो श्री नारायण गुरु थे, इन्होंने ये कहा कि भाई सब बराबर हैं, यूनिटी की बात की। इन्होंने कहा कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। इन्होंने सीधा कहा कि ये जो कास्ट डिफरेंसेस हैं या सामाजिक भेद या सामाजिक विभिन्नता है, ये है ही नहीं, सब बराबर है। सारे जितने भी ह्यूमन काइंड है, जो ये जो जिसे ह्यूमन काइंड कहते हैं, पुरुष या माता योनि में पैदा हुआ है, सारा मैनकाइंड, सारे ह्यूमन बीइंग, सारे इंसान, ये सारे सेम कास्ट के, इनके बीच में कोई कास्ट डिफरेंस हो ही नहीं सकता। ऐसा इन्होंने नारायण गुरु साहब ने कहा। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो आज भी चलती है, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्याणु, यानी एक कास्ट, एक रिलीजन और एक गॉड सारे ह्यूमन काइंड के लिए, या सारे लोग जो पृथ्वी पर ह्यूमन मतलब मनुष्य योनि में जिन्होंने जन्म लिया है। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी सेक्ट्स थे जिनका मैं बता रहा हूँ, ये सब जो थे, चाहे इनकी बात करें गुरु घासीदास साहब की, हरिदास साहब की, या नारायण गुरु साहब की, ये सारे के सारे नॉन ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे। ओके। और इनका बेसिक चीज़ ये था कि जितने भी लोअर कास्ट है उनमें ज़रा सा एक सेल्फ एस्टीम लाई जाए, या जिनको दबा के रखा गया है वो किसी तरीके से ऊपर आए। यहाँ पर ये सतनामी रेबेलियन का एक चित्र दिखाने की कोशिश की है, जिसकी हमने बात की गुरु घासीदास साहब का। एक और बड़ा नाम है यहाँ पर ज्योतिराव फुले साहब। अब यहाँ पर 3 चित्रों में मैंने इनको दिखाने की कोशिश की है। उसका कारण ये है, ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो है मैं इसलिए क्योंकि ये इन्होंने सत्य शोधक समाज, इसकी परिकल्पना की और उसको इस्टेब्लिश भी किया। और फिर इन्होंने एक किताब लिखी गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है जी। इसलिए ये तीनों चित्र ये दिखाते हैं। और अब देखिए कि एक साहब ये जो रहे, ये बड़े वोकल थे। वोकल का मतलब मुखर, मतलब ये डरते नहीं थे, बेबाक बेखौफ थे। तो ये तो लो कास्ट वाले थे, मतलब लो कास्ट समझ गए ना। अब मैं अभी तक जितनी बात की आप समझ में आ गया होगा कि लो कास्ट कौन थे। तो जो निचली जाति में आते थे उनके नेता थे कौन साहब? ज्योतिराव फुले साहब। अब इनका जन्म हुआ था 1827 में। कब हुआ था? 1827 में। और ये पढ़े थे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में, यानी कि अंग्रेज़ों वाला या डच या फ्रेंच जो भी स्कूल थे वहाँ ये इन्होंने पढ़ाई की। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी और बड़ी अलग बात कही। अलग बात ये थी कि इनका कहना था जो ब्राह्मण्स हैं ये कहते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं, सुपीरियर है, बाकी सारी जातियां नीचे हैं। और ये ब्राह्मण्स इसलिए कहते हैं कि हम सबसे ऊंचे क्योंकि वो आर्यंस हैं। अब फुले साहब ने कहा कि आप ये जो आर्यंस कह रहे हैं अपने आप को, आर्यंस तो हिंदुस्तान के है नहीं, सब कॉन्टिनेंट के है नहीं, इस उपमहाद्वीप के है नहीं। बेसिकली आर्यंस तो ये अगर ये इंडिया है तो बाहर से आए। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो नेटिव लोग हैं, जो इस धरती के असली वासी, असली बच्चे हैं, उनको आर्यंस ने हराया और फिर अपना एक डोमिनेशन क्रिएट किया, अपना एक पावर इनके ऊपर डाला और फिर इनको निचली जाति कह के बोलने लगे। यहाँ पर क्लियर दिया है कि जो आर्यंस है वो फॉरेनर्स है, विदेशी है। ये इन्होंने डिफीट किया किनको? जो यहाँ के असली लोग थे। ओके, जो इस यहाँ पर आर्यंस के आने से पहले रहते थे। और फिर डोमिनेंस क्रिएट किया, यानी कि एक तरीके से प्राधिकार स्थापित कर लिया। और फिर जो यहाँ की जनता थी उनको ये इंफीरियर समझने लगे, यानी कि लो कास्ट समझने लगे। तो उन्होंने ये कहा कि जो अपर कास्ट सो कॉल्ड है, ब्राह्मण्स हैं या फिर जो क्षत्रिय हैं या फिर जो आर्यंस कहते हैं अपने आप को, इनका इस हमारे हिंदुस्तान या कि इस लैंड में या इस यहाँ की सत्ता में, पावर में कोई भी रोल नहीं है। ये केवल उन्हीं के पास होना चाहिए जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, इस जमीन के असली बच्चे। ठीक। फुले साहब ने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा कि जब
हम लोग थे, यानी कि यहाँ पर आर्यंस के आने से पहले, ये अपर कास्ट सो कॉल्ड के आने के पहले जो हमारा समाज था वो योद्धा पीजेंट, योद्धा फार्मर, योद्धा श्रमिक वो वाला था जो जमीन से अनाज उगाता था। और साथ में जो मराठा कंट्री साइड है, यानी कि मराठा क्षेत्र में, जो कंट्री साइड मतलब होता है विलेज, गांव, वहां पर ये जिस तरीके से राज करते थे, वो राज जो था वो गोल्डन एज था। गोल्डन एज मतलब सोने का समय था, सुनहरा समय था, क्योंकि ये जस्ट और फेयर वेज में अपनी सत्ता चलाते थे। जस्ट मतलब सबके साथ न्याय होगा, और फेयर मतलब निष्पक्ष, राइट। तो इन्होंने एक और चीज प्रपोज की, इन्होंने कहा कि ऐसा है, हमको शूद्रों को और अति शूद्रों को साथ मिलना चाहिए, और ये जो कास्ट सिस्टम बना दिया गया है इसको हटाना चाहिए और इसके खिलाफ बात करनी चाहिए। तभी इन्होंने ये सत्य शोधक समाज, यहां पर क्लियर दिया है, सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया। और बेसिकली सत्य शोधक समाज बनाने का मेन तात्पर्य था कास्ट इक्वालिटी, यानी सारा जो कास्ट है वो एक है या एक होना चाहिए। फिर उन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी फेमस किताब है, गुलामगिरी। और गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? दासता, दास प्रथा, दासता। अब ये ध्यान रखिए कि 1873 में इन्होंने ये गुलामगिरी लिखी। इसके 10 साल पहले अगर हम जाएं तो 1863 में अमेरिका में एक सिविल वॉर हुआ। और सिविल वॉर किसके बीच में हुआ? गोरों और कालों के बीच में। मतलब अफ्रीका से जो लाए गए थे स्लेव्स, दास, उनके बीच में, मतलब अफ्रीकन, जिनको अफ्रीकन अमेरिकन अब हम कहते हैं, और जो वाइट्स थे उनके बीच में लड़ाई हुई या सिविल वॉर हुआ। और फाइनली उनके साथ जो काले हम कहें, उनके साथ वही अमेरिका में व्यवहार होता था जो लोअर कास्ट के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है। तो फुले साहब ने अपनी जो किताब है ये गुलामगिरी, ये किनको डेडिकेट की? वो सारे काले लोगों को, ब्लैक्स को, जिन्होंने वहां के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई, काम किया, जिन्होंने भी फाइट की दास्ता को खत्म करने के लिए। इन्होंने अपनी किताब उन अमेरिकन्स को एक तरीके से डेडिकेट कर दी। तो इन्होंने किया क्या, इसको समझिएगा। इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान में जो लोअर कास्ट है और जो अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं, उनके बीच में एक लिंक स्थापित करने की कोशिश की कि जो ब्लैक्स के साथ अमेरिका में हो रहा है वही लोअर कास्ट के साथ, या कहें निचली जातियों के साथ इंडिया में हो रहा है। ठीक। अच्छा, फुले साहब केवल लोअर कास्ट के लिए चिंतित नहीं थे, वो जो अपर कास्ट में जो महिलाएं थी उनके लिए भी चिंतित थी। क्योंकि आपने देखा था, जो मैंने आपको बताया, कि कई महिलाओं ने, जो अपर कास्ट महिला है, आपको पंडिता रमाबाई के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने भी जो अपर कास्ट महिलाएं हैं उनके बारे में लिखा था कि उनकी हालत तो बहुत ही ख़राब है। और फिर जो लेबरर्स हैं, यानी जो श्रमिक हैं, या फिर जो लोअर कास्ट है, उनके साथ जो भेद होता है उसके बारे में भी बहुत परेशान थे। कौन? अपने फुले साहब। दूसरा, लोअर कास्ट के साथ जो हो रहा है वो तो चिंतित थे ही थे। अब जो मूवमेंट था, ज्योतिराव फुले साहब कहे या जितने भी मैंने नाम लिए, सबके सब जो लोग थे उन्होंने काम किया। लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते दो नाम मैं ज़रूर बताऊंगा, पंडित ये डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर साहब और E.V. रामस्वामी नायकर, जो हमारे पेरियार, जिनको प्यार से पेरियार बोलते थे। यानी ये इन्होंने तो अपने वेस्टर्न इंडिया में काम किया और पेरियार साहब ने साउथ इंडिया में काम किया। तो इनका काम आगे बढ़ाया गया। अब यहाँ पर हम हु कुड एंटर द टेम्पल्स, इसकी हम चर्चा करेंगे अगली बार। थोड़ा सा हम जानेंगे अम्बेडकर साहब के बारे में भी, और पेरियार साहब के बारे में तो हम काफ़ी बात करने वाले हैं। ठीक है।